गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग का भी सर्कुलर मोशन चल रहा है और सर्कुलर मोशन में आज हम लोग एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। देखते हैं आगे। पिछले क्लास में हम लोग यहाँ तक सीख लिए थे कि कोई भी पार्टिकल या बॉडी अगर सर्कुलर मोशंस में चल रहा है तो उसे चलने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। क्या चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स। लगता नहीं है, चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स। जब तक सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा नहीं उसको तब तक वो सर्किल में चल नहीं सकता है। जैसे मुझे कार खरीदना है तो मुझे पैसा चाहिए। अब जो दे दे हमें, मदर फादर दिया तो वही भगवान है। चाहिए तब कार आ जाएगा। उसी टाइप से कोई भी चीज़ अगर सर्किल में घूमता है तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, mv²/r। अब वह जो दे दे, कभी कभी ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स दे देता है, कभी टेंशन फोर्स दे देता है, तो कभी फ्रिक्शन फोर्स दे देता है, कभी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स दे देता है। यानी कोई न कोई फोर्स होता है जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स देता है, जिसके कारण से वो घूमता है। तो वो डिफरेंट एप्लीकेशंस को आज पढ़ेंगे तो पता हमको चलेगा कि कब किस सिचुएशंस में कौन फोर्स सेंटर की ओर देता है। उसके लिए आपको एक टॉपिक हम बता रहे हैं, इक्वेशन ऑफ डायनामिक्स। लिखिए तो, इक्वेशन ऑफ डायनामिक्स फॉर सर्कुलर मोशन। वृत्तीय गति के लिए गतिकी का समीकरण। ध्यान से देखना है। कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन में हो, कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन में हो, जैसे एक ये बॉडी है, ऑब्वियसली इसके सेंटर की ओर फोर्स चाहिए। नहीं समझे? चाहे जो दे दे तो मान के चलिए देखना पड़ता है कि कौन फोर्स सेंटर की ओर लग रहा है। मानो इस बॉडी पर हम दो फोर्स लगा रहे हैं, एक लगा रहे हैं F1 और दूसरा क्या लगा है F2। अगर F2 बड़ा है, F2 बड़ा है F1 से, मान के चलिए ये अगर 10 न्यूटन है और ये 2 न्यूटन है तो ऑब्वियसली 8 न्यूटन लग रहा है सेंटर की ओर। वही 8 न्यूटन इसको सर्कुलर मोशन में लाएगा। नहीं समझे? आपको यह वॉच करना है कि नेट फोर्स कितना लग रहा है सेंटर की ओर। ठीक है, वही सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। तो देखते हैं यहाँ पे नेट फोर्स को हम लोग F नेट से दिखाते हैं। यही नेट फोर्स जो होगा एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, यानी केंद्र की ओर लगने वाला नेट बल वही जो होगा वही सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स होता कुछ भी नहीं है, वह जरूरी होता है। नहीं, अब जो पूरा करे, ठीक है, तो यहाँ पर यह जो नेट फोर्स है वही पूरा करेगा। तो नेट फोर्स कितना है आपका? F2 - F1। ठीक है, और नेट फोर्स बराबर होता क्या है? मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। इसीलिए F2 - F1 = मास, एक्सेलरेशन आप जानते हैं v²/r। अगर इसकी त्रिज्या r है तो इस तरह से ये इक्वेशन बन गया। नहीं, यही इक्वेशन है। लिखिए, इट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कुलर मोशन। यह सर्कुलर मोशन का इक्वेशन है। फिगर मिटाऊं?
application of circular motion, वृत्तीय गति का अनुप्रयोग। पहला, अर्थ revolves around the sun in circular motion। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर वृत्तीय गति में गति करता है। ध्यान से देखिए, देखो एक सन है, ये सन है आपका, ये सन है। सन के चारों ओर पृथ्वी घूमती है। ये पृथ्वी बहुत छोटा होता है सन से, ठीक है। कैसे? सर्कुलर मोशन में, भी वेग से ये घूमती है। 365 दिन में एक चक्कर लगाती है। कोई दिक्कत? क्यों घूमती है? तो जरूर है, घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। कौन देता है सेंट्रीपिटल फोर्स? तो ये मास है सन का, इसको भी मास है अर्थ का। दो मासी बॉडी के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स लगता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। यही ग्रेविटेशनल फोर्स Fg, यही सेंट्रीपिटल फोर्स देता है। नहीं समझे? और ये फोर्स का फार्मूला कितना होता है? G मास m1 m2 बाय r स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो हम लिखेंगे हियर ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ या सन एंड अर्थ। यह छोड़ो, हियर ग्रेविटेशनल फोर्स provides need centripetal force for circular motion। यहाँ वृत्तीय गति के लिए गुरुत्वाकर्षण बल अभिकेंद्रक बल प्रदान करता है। तो यानी कहने का मेरा मतलब है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वही फोर्स प्रदान कर रहा है क्या? सेंट्रीपिटल फोर्स। और यह ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो होता है G m1 मतलब सन का मास, m2 मतलब अर्थ का मास, बाय r स्क्वायर इज इक्वल टू ma सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसलिए G ms me बाय r स्क्वायर इज इक्वल टू ma का वैल्यू v स्क्वायर बाय r स्क्वायर r कैंसिल, मास ऑफ अर्थ कैंसिल। इस तरह से v बराबर यहाँ पर हो जाएगा √G मास ऑफ सन बाय r। स्क्वायर है तो रूट चढ़ गया। अब देखिए, ये पता है, ये पता है, ये पता है, तो आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं अर्थ का वेलोसिटी है।
दूसरा एप्लीकेशन, इलेक्ट्रॉन revolves around the nucleus in a circular motion. इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ पर वृत्तीय गति में, इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ पर वृत्तीय गति में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाती है। यह भी एक उपयोग है। समझिएगा, न्यूक्लियस तो जान रहे हैं आप। न्यूक्लियस में क्या क्या होता है? न्यूट्रॉन प्रोटॉन ये सब होता है। नहीं, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, अर्थात न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है। और इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है? इसके चारों ओर घूमता है। इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है? इसके चारों ओर घूमता है। ये मान के चलो, ये है इलेक्ट्रॉन। क्या है ये? इलेक्ट्रॉन है। कोई दिक्कत? और ये है इसकी वेलोसिटी। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है? तो आंसर कैसा है? निगेटिव। कैसा चार्ज होता है? निगेटिव। प्लस और माइनस में क्या होगा? अट्रैक्शन। क्या होगा? अर्थात ये खींचेगा इसको इस डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये जो फोर्स है चार्ज के बीच लगता है। किसके बीच? तो सर इस पर कितना चार्ज होगा? मान के चलो Q1 है ये, और इस पर जो चार्ज है वो Q2 है। कितना चार्ज होगा? जितना प्रोटॉन होगा। कितना प्रोटॉन होता है? जितना एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर ये बताता है प्रोटॉन की संख्या। ठीक है? और एक प्रोटॉन पर चार्ज होता है E। बहुत सारे टीचर और स्टूडेंट्स इसको इलेक्ट्रॉन समझ लेता है। गलत बात है। ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये है E। E एक नंबर है। इतना कूलम चार्ज को E बोला जाता है। ठीक है? ये इलेक्ट्रॉन नहीं है। और इस पर चार्ज कितना होगा? -E। कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पर -E चार्ज होता है, यानी माइनस इतना चार्ज होता है। अब एक पर पॉजिटिव, दूसरे पर नेगेटिव, तो अट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पर जो ये अट्रैक्शन फोर्स लगा, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? और ये जो होता है Q1 Q2/r²। यही फोर्स सेंटर की ओर लगता है और ये घूमने लगता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, लिखिए आप लोग, लिखिए हियर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड्स नीड्स सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ पर स्थिर विद्युत बल, स्थिर विद्युत बल अभिकेंद्रक बल लगाता है, यानी Fe = सेंट्रीपिटल देखिए यहाँ फिर उतारते रहिएगा। Fe का मान जानते हैं आप, Q1 Q2/r²। और ये ma Q1 कितना है? Ze। कितना है? Q2E है। माइनस नहीं लिया जाता। माइनस ये बता रहा है कि अट्रैक्शन फोर्स है। r² = mv²/r। देखिए यहाँ ये और ये कैंसिल हो जा रहा है, तो यहाँ पर आपको लिख सकते हैं v² हो जाएगा kZe²/rm। और v √√kZe²/rm। m किसका है? ये जो घूमता है। कौन घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन। कौन घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन।
तो ये वेलोसिटी निकल जाएगा किसका, इलेक्ट्रॉन का। किसका निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन का सारा मान पुट करेंगे तो। ध्यान से देखिए, बहुत सब जगह ये सब चीज़ नहीं मिलेगा आपको, ध्यान दीजिए, बहुत सब टीचर के पास ये चीज़ नहीं मिलेगा। वजह क्या है, अगर सर्कुलर मोशन में इसको बताया जाता है तो यह वाला चीज़ नहीं जानता है। जब 12th में यह सिखाएंगे तो उस समय सर्कुलर मोशन भूल जाता है, नहीं समझे। लेकिन हमें बच्चा भागे या क्या रहे, बिना वो परवाह किए ईमानदारी से हर एक चीज़ बता देते हैं। और ये सब चीज़ बहुत बार नीट में, जेई में, एनडीए वगैरह सब में पूछता है। समझ में आ रहा है कि नहीं, काहे न पूछेगा, काहे कि ये चीज़ छोड़ता है टीचर, नहीं समझे। वो सोचता है कि बच्चे नहीं समझेगा, बस छोड़ देता है उसको, नहीं। लेकिन हम एक एक चीज़ को बताते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी हो बेसिक चीज़। तीसरा एप्लीकेशन, व्हेन ए बॉडी revolves around a fixed point by the help of string in circular motion, कोई वस्तु रस्सी की सहायता से निश्चित बिंदु के चारों तरफ चक्कर लगाती है। समझिए, कोई एक ये फिक्स पॉइंट है और ये एक रस्सी है, इसमें कोई चीज़ को रख दिए एम मास का, रस्सी पकड़कर बांध के घुमाते हैं ना, घुमाएंगे तो रस्सी में तनाव होगा कि नहीं, बोलो जल्दी से। ये अगर इसको घुमाना चाहे हम भी वेग से, तो इसका मतलब है ये घूमेगा तब कैसे, सर्कुलर मोशन में। तो ये कौन घुमाएगा, यहाँ टेंशन तनाव इसको घुमाएगा। तो इस केस में टेंशन फोर्स, इस केस में कौन सा फोर्स, टेंशन फोर्स। तनाव, यानी यहाँ टेंशन लिख देंगे, क्या लिख देंगे यहाँ पे, टेंशन। तो टेंशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ए सी, इसीलिए टेंशन इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। ये आसान एप्लीकेशन है। तो देख रहे हैं हर एक स्थिति में अलग अलग फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स देता है, नहीं। कोई भी चीज़ को घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, वो पूरा करता है कोई अलग अलग फोर्स, जो पूरा कर दिया वही सेंट्रीपिटल फोर्स है। बेटा ऊपर चौथा एप्लीकेशन, व्हेन बॉडी मूव्स ऑन रफ
horizontal, when body moves on rough horizontal circular path in circular motion, जब वस्तु क्षैतिज रुखड़ा वृत्ताकार पथ पर वृत्तीय गति करता है। कोई दिक्कत? तुम समझो, एक सर्कुलर पाथ है, ये सर्कुलर पाथ है, रास्ता है, हॉरिजेंटल है, ऐसा नहीं कि रोड ऊपर इस तरह से टर्निंग वाला रोड, नहीं समझे? इसका कहीं ना कहीं रेडियस है, कहीं ना कहीं रेडियस है। कोई दिक्कत? समझते हैं। यहाँ पर जब गाड़ी है, कोई गाड़ी है, टॉप व्यू दिखा रहे हैं गाड़ी का ये गाड़ी है, ये क्या है? ऊपर से देख रहे हैं, ऊपर से इस तरह से रोड पर रखा है गाड़ी। तो गाड़ी जब टर्निंग पर जाएगा तो टायर फिसलना चाहेगा कि नहीं? ये गाड़ी है, सपोज टर्निंग पर जाएगा तो झुकेगा तो फिसलना चाहेगा ना। तो किधर फिसलना चाहेगा? बाहर की ओर, यानी स्किड करेगा। मिटा दे। ट्राई टू स्किड ऑफ, बाहर फिसलने की कोशिश करेगा। ये बाहर फिसलना चाहेगा, यानी फ्रिक्शन क्या कहेगा? नहीं फिसलो तुम। फ्रिक्शन क्या कहेगा? नहीं फिसलो। तो यहाँ पर क्या कर लो, लिख लो, वहाँ पे जहाँ लिखते थे टेंशन को मिटाकर फ्रिक्शन कर दो। इसका मतलब कौन घुमाया इसको? फ्रिक्शन। हिंदी वाले घर्षण कर लो, तनाव को मिटा के घर्षण। इसका मतलब है कि यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स ही दिया, सेंट्रीपिटल फोर्स दिया कि नहीं? अब आइए, फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला हम लोग सीखे, म्यू आर, और ये क्या होता है? mv²/r। कहीं कोई दिक्कत? तुम समझो बाबू, ध्यान से देखिए, कोई भी बॉडी है m मास का, नीचे धरती माता खींचेगी, बोलो, ऊपर रिएक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा? हैं? ये बॉडी उड़ भी नहीं रहा है, धस भी नहीं रहा है, तब ऐसे सिचुएशंस में r बराबर होता है कि नहीं mg का? टर्निंग पर जब गाड़ी है तो mg नीचे काम करेगा, रिएक्शन ऊपर काम करेगा। क्या उड़ जाता है गाड़ी? धस जाता है? नहीं। r किसके बराबर होगा तब? mg, गाड़ी का जो मास है। तो आप लिख सकते हैं म्यू r के जगह पर mg, और इधर mv²/r, कैंसिल करने के बाद आपके पास आया v² = म्यू जी आर। अस्थिर रहना है यहाँ पे, इसलिए v बराबर कितना आया? √μg/r। ध्यान से देखना, यानी गाड़ी का जो वेलोसिटी है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? म्यू तो कांस्टेंट है। टायर कैसा है आपका? नया टायर है, म्यू ज़्यादा होगा। ग्रिप वाला रोड है, म्यू ज़्यादा होगा। जी तो पूरा कांस्टेंट है, 10 होगा। रेडियस पर डिपेंड करता है। अगर बड़ा रेडियस है तो वेलोसिटी ज़्यादा दीजिए, अगर छोटा रेडियस है वेलोसिटी
कम दीजिए, न समझे। तो ध्यान से देखिए, जो इंजीनियर रोड बनाता है वह लिख देता है वेलोसिटी, क्या है कि यह टायर और रोड के बीच का म्यू पता कर लेता है पहले, जी पता ही है, रोड वही बनाया तो उसको पता रहता है कितना रेडियस है, पुट पाट करके एक मान आता है, मान आया मानो 20 किलोमीटर पर आवर, कितना आया, तो वहाँ पर साइन बोर्ड लगा के लिख देता है 20 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये वेलोसिटी हो गया इसका। ये कैसा रोड है, हॉरिजेंटल रोड है, कैसा रोड है, उठा हुआ नहीं है। कल का जो क्लास होगा ये ऐसा रोड है, एकदम ध्यान से देखिए, सर्कुलर है लेकिन एकदम एक लेवल वाला रोड है। गाड़ी जाएगा, झुकनेगा मोड़ पे, फिसलना चाहेगा, लेकिन फ्रिक्शन से उसको घुमा देगा। फ्रिक्शन अगर जीरो हो गया तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा या टर्म जीरो हो गया तो वेलोसिटी जीरो ये ना आएगा। यानी फ्रिक्शन अगर रहा नहीं कुछ भी, ऐसा संभव नहीं है, अगर ऐसा है फ्रिक्शन कुछ नहीं है तो घूमना मुश्किल हो जाएगा, तब कहता है गाड़ी नहीं चलाइए। अच्छा बताइए, इससे ज़्यादा वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए, कम होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए पूछता है फॉर सेफ टर्न यानी सुरक्षित मोड़ के लिए। मोड़ सुरक्षित है तो भी कम होना चाहिए या ज़्यादा बराबर होना चाहिए, किसका, रूट अंडर म्यू जी आर का, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब देखिए एक टेक्निक नज़र आ रहा है आपको, जैसे ये है और फिसल जा रहा है तुरंत, उधर से रोड उठा दिए तब नहीं फिसलेगा। तो आप देखते होंगे कि आजकल जो टेक्नोलॉजी आया, अब रोड का एक इनर धंसा हुआ था, आउटर उठा हुआ रहता है। इससे क्या होता है ना, गाड़ी स्पीड में भी, गाड़ी एक तो फ्रिक्शन जितना घुमाने की क्षमता घुमाएगा ही, साथ ही यह इंक्लाइंड जो है रोड, बैंक जो है रोड, इसके चलते भी थोड़ा मैक्सिमम स्पीड से गाड़ी घुमा सकते हैं, कोई दिक्कत, समझे। कश्मीर सब में बर्फ जमा हुआ रहता है, फ्रिक्शंस लगभग समाप्त हो जाता है, नहीं, बिना फ्रिक्शंस का भी घुमा सकता है ये टेक्निक से, ये रोड उठा करके। नहीं देखिए, अगर घूमना इधर है, इधर से उठा देंगे तब तो जैसे यहाँ जाएंगे और फिसलेंगे तो उलट जाएगा तुरंत। जो नॉर्मल यानी हॉरिजेंटल रोड पर जितना प्रॉब्लम नहीं होता तो उससे ज़्यादा तो ये रोड पर प्रॉब्लम होगा कि नहीं, कोई दिक्कत। तो इसलिए उल्टा नहीं उठाना है, सीधा उठाना है। हमारे गांव इधर समुखिया मोड़ है, ठीक है, वहाँ पर लोग एक्सीडेंट होता था गाड़ी काफ़ी ज़्यादा, और ड्राइवर सब जो बोलता है कि वहाँ धीरे धीरे पार करना, नहीं तो भूत उठा के फेंक देता है, नहीं समझे। वैसा नहीं हुआ था, हुआ क्या था कि रोड पानी उनी जो पड़ा होगा ना, वो दब गया उल्टा इधर और इधर ये उठ गया, तो गाड़ी जब जाता है स्पीड में, अब मोड़ने की कोशिश करता है, पटाख से पलटी मारता था, क्योंकि ये धस जाता था इसलिए फटाक से पलटी मारता था वैसे सिचुएशंस में। तो जितना मैक्सिमम स्पीड चाहिए नॉर्मल रोड पर उतना देता था तो उलट जाता था। तो ड्राइवर आश्चर्य करता था आखिर क्या होता है, तो रीज़न यही था, उल्टे बैंक कर दिया था, हो गया था। बहुत कुछ था नहीं, हम जाके जब देखे घटना को, सिचुएशंस को, हमको समझ में आया, ठीक है। यह मैक्सिमम वाला, यह कैसा स्पीड है, ये मैक्सिमम नहीं, ये जो भी है कैसा है, मैक्सिमम। मैक्सिमम स्पीड ऑफ व्हीकल
at turn of radius 50 meter if frictional coefficient between tire and road is 0.2. मोड़ पर किसी गाड़ी का अधिकतम चाल ज्ञात कीजिए। चाल ज्ञात कीजिए अगर मोड़ का त्रिज्या 50 मीटर एवं टायर तथा रोड के बीच का घर्षण गुणांक 0.2 है। देखो ध्यान से देखिए तो आपको भी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? भी बराबर आपको पता है मैक्सिमम वेलोसिटी जो है रूट अंडर म्यू जी आर होनी चाहिए। अब पुट कीजिए म्यू का मान कितना है 0.2, जी का वैल्यू 10 और आर है 50। पॉइंट उड़ाओगे तो नीचे 10, ये 10 10 7, 50 दूना 100, 100 का रूट कितना देगा 10 मीटर पर सेकेंड। साइन बोर्ड लगा देगा 10 मीटर पर सेकेंड का। कोई दिक्कत? लिखिए एक क्वेश्चन से लिखो तो HW एन इंजीनियर वांट्स राइडिंग स्पीड ऑफ व्हीकल 54 किलोमीटर पर आवर। then what should make the radius of road such that vehicle turn safely if frictional coefficient found by experiment between tire and road is 0.3 निकल रहा। एक इंजीनियर एक मोड़ बना रहा है, वह चाहता है कि वहाँ गाड़ी का स्पीड मैक्सिमम 54 किलोमीटर पर आवर हो। तो वह मोड़ कितना मोड़ का बनाएगा, कितने रेडियस वाला रोड बनाएगा, निर्माण करेगा? नहीं, एक्सपेरिमेंट से उसे पता चला है कि टायर और रोड का फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट 0.2 है, यानी आर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? आर। ठीक है, तो उसको बना लेना है। बस आज इतना ही, कल और एप्लीकेशंस बताएंगे इसका। ठीक है, थैंक यू।